हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंग्लिश क्लासेज। मैं राम शोभित रंजन आज फिर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैंने वीडियो पार्ट में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। चलिए देखिए। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitutions, and vice flourishing, and that poor men would be robbed by rich men। कह रहा है कि आगे उन्होंने तर्क दिया कि बड़े बड़े शहर एक फंदे के समान थे और एक बेकार बोझ की तरह थे, और ये भी कि वे लोग उन शहरों में खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ चोरों, डाकुओं और वेश्याओं का गिरोह रहता था और बुराई वहाँ तेजी से परवान चढ़ती है। अमीरों वहाँ गरीबों को ठगते थे। They were therefore satisfied with small villages। इसलिए वे छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। यानी उन्होंने देखा कि राजा और उसकी शक्ति नैतिकता की शक्ति के सामने बहुत मामूली थी, इसलिए उनका मानना था कि इस धरती की बादशाहत ऋषि मुनि एवं फकीरों के सामने कुछ भी नहीं है। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। यानी कि जिस राष्ट्र का संविधान ऐसा हो उसे दूसरों से सीखने की नहीं बल्कि सिखाने की जरूरत है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। उस राष्ट्र में कचहरी, वकील एवं वैद्य भी थे, परंतु वे सभी एक सीमा के अंदर थे। Everybody knew that these professions were not particularly superior। सभी को पता था कि उनके पेशे एक दूसरे से उत्कृष्ट नहीं थे। अब सब के सब जो है अपनी जगह खास थे। Moreover, these वकील्स एंड वेट्स did not rob people। और यही नहीं बल्कि ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे बल्कि उन्हें लोगों का सेवक माना जाता था, ना कि स्वामी। न्याय ठीक ठाक हद तक संतोषजनक था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। कोर्ट से दूर ही रहते थे। There were no thoughts to lure people into them। उन्हें झांसा देने वाला कोई दलाल नहीं, था। This evil too was noticeable only in and around capitals। यह बुराई भी पूंजी के इर्द गिर्द ही दिखती थी। The common people lived independently and followed their agriculture occupations। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और पेशे से कृषि से लगे थे। They enjoyed true home rule। उन्होंने असली स्वशासन का आनंद लिया। Civilization as described by me has been so described by its वॉटरेज। भारतीय सभ्यता का जैसे
मैंने वर्णन किया है वैसा ही इसके ऋषि मुनियों ने भी किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड फॉर परफेक्शन, यानी कि ना तो दुनिया के किसी हिस्से में और ना ही किसी सभ्यता ने प्रकाष्ठा प्राप्त की है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. कि नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की खासियत है, जबकि पश्चिमी सभ्यता और नैतिकता को बढ़ावा देती है। Later is godless. The former is based on a belief in God, यानी कि पश्चिमी सभ्यता भगवान पर विश्वास नहीं करती, जबकि भारतीय सभ्यता ईश्वर की आस्था पर आधारित है। So understanding and believing it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother breast. यानी स्पष्ट और विश्वसनीय है यह सभी भारत प्रेमियों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से इस प्रकार चिपके रहे जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका होता है। हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कह रहा है कि मैं तो पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. मैं पश्चिमी साहित्य का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसने मुझे सिखाया कि अगर मैं भारत को इसकी सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाना चाहूँ तो मुझे भारतवासियों से साफ साफ कह देना चाहिए कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद मैंने इससे एक ही सबक सीखा है कि हमें इससे हर कीमत पर दूर रहना चाहिए। What is that modern civilization? सभ्यता क्या है? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing of it. Does not think at every step of the triumph of material civilizations. कह रहा है कि यह वस्तुओं की पूजा है, यह हमारे अंदर के छुपे हुए शैतान की पूजा है, यह शुद्ध भौतिकवाद है और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह आधुनिक सभ्यता की जीत के हर कदम पर गौर ना करे। Perhaps unnecessary if not unless useless to weigh the merits of the two civilizations, यानी कि अगर यह बेकार नहीं तो अनावश्यक है कि दो अलग अलग सभ्यताओं के गुणों पर विचार किया जाए। It is likely that the
West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. यही बात उपयुक्त लगती है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके अनुकूल है, उसी प्रकार हमने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो हमारे अनुकूल है, और दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ह्यूमन वांट्स। यानी कि आधुनिक सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि यह मनुष्य के इच्छाओं कभी खत्म न होने वाली सीमा तक बढ़ाता ही चला जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव restrictions upon and a strict regulating of these wants। यानी प्राचीन सभ्यता की विशेषता यह है कि यह मनुष्य की इच्छाओं पर लगाम लगाता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। यानी कि आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता की यह अतृप्तता हमारी चाहत को भविष्य में और बढ़ावा देती है। द restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power। यानी प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास के बल पर है, अक्सर खुद के बावजूद एक भविष्य की स्थिति और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व में है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। यानी कि आधुनिक आविष्कार के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम ऐसे पागल कर देने वाले हैं कि खुद को रोकना मुश्किल होता है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance। यानी कि लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की जीत उन इच्छाओं को रोकने में है। We are in danger of watering away the permanent good for a momentary pleasures। कह रहा है कि हम पल भर की खुशी के लिए अस्थायी कल्याण से समझौता कर रहे हैं। As in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul। यानी कि जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में अद्भुत खोज किया, उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी धर्म, विचारधारा एवं आत्मा के रूप में कहीं अधिक शानदार उपलब्धि हासिल की है। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। यानी कि लेकिन हमारे पास इन महान उपलब्धियों को देखने के लिए आंखें नहीं है। वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम पश्चिमी विज्ञानम की भौतिकतावादी तरक्कियों को देखकर चौंधिया गए हैं। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस।
यानी कि मैं उन प्रगतियों पर फिदा नहीं हुआ हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स था गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम progressing along those lines so it might fulfill its special missions of resisting the onrush of materialism। दरअसल ऐसा लगता है कि ईश्वर ने खुद ही भारत को इससे रोका है ताकि यह भौतिक तरक्की के प्रवाह को रोकने के अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now। यानी कि आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा जरूर है जिसने इस सभ्यता को अब तक जिंदा रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। यानी कह रहा है कि इसके सामने ही बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र की सभ्यताएं खत्म हो गई हैं। कास्ट लुक अराउंड, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। यानी ना तो रोमन सभ्यता दिखती है और ना ही यूनानी सभ्यता। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या तुम अब कहीं गिब्बन के इटली को देखते हो या फिर पुराने रोम की? वैसे रोम ही इटली हो गया है। गो टू ग्रीस, यूनान जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशंस। कहाँ गई वो एथेंस की विश्व प्रसिद्ध सभ्यता? देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living। यानी कह रहा है कि भारत आओ और यहाँ की प्राचीन सभ्यता को देखने के बाद आज के भारत पर नजर दौड़ाओ। तुम कहने को मजबूर हो जाओगे कि हाँ, मैं आज भी पुराने भारत को जिंदा देख रहा हूं। ट्रू देयर वेयर डंग हीप्स टू हेयर एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड अंडर देम। यानी कि सच है कि यहाँ जहाँ तहाँ गोबर के ढेर हैं, लेकिन उसमें अनमोल खजाना छुपा हुआ है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। यानी कि और इस सभ्यता के अब तक जीवित रहने का कारण यही है कि हिंदुत्वता ने भौतिकता को नहीं बल्कि आध्यात्मिकता शक्ति को बढ़ावा दिया है। सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं के बढ़ाने अर्थात स्वभोग पर नहीं बल्कि हमारे इच्छाओं के प्रतिबंध यानी आत्म त्याग पर निर्भर करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor
to copy it. यूरोपीय सभ्यता के बारे में कोई शक नहीं है कि यह यूरोपवासियों के लिए अनुकूल है, पर अगर हम उसकी नकल करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable assimilations by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. कि इच्छा अच्छी चीज़ों को भी हम अपना नहीं सकते, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि यूरोपीय लोगों के अंदर कोई बुराई समा जाए तो वे दूर ना करें. Incessant search for material comforts and their multiplications is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. यानी कि भौतिक सुख के लिए इस तरह लगातार इसकी तलाश में रहना इतना बुरा है कि मैं यह बात बेबाकी से कह सकता हूँ कि यूरोप वासियों को भी अपने नज़रिए में परिवर्तन लाना होगा कि वे खुद ही इस सुख के तले दबकर तबाह हो जाएंगे. हो सकता है कि गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत अगर इस शराब मृग तृष्णा के पीछे भागे. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to cause certain death. हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत अगर इस शराब तृष्णा के पीछे भागे तो मौत निश्चित है. Let us engrave on our hearts the motto of Western philosophers. चलो हम एक पश्चिमी दार्शनिक के इस बात को अपने इस दिल में बैठा लें कि हमें सदा जीवन उच्चतर विचार के आदर्श पर चलना है. Plain living and high thinking. Today is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. आज यह तो निश्चित है लाखों लोगों का जीवन स्तर नहीं हो सकता है, और हम में से कुछ लोग जो जनता के बारे में सोचते हैं ऊंचे जीवन की खोज में ऊंचे विचारों को भूल जाते हैं. Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. यानी सभ्यता दरअसल अगर सच पूछा जाए तो यह ख्वाहिशों को बढ़ाने का नहीं बल्कि रोकने का नाम है. This alone increase and promotes contentment, real happiness and capacity of service. केवल इसे ही संतुष्टि, सच्ची खुशी एवं सभ्यता का भावना का विस्तार हो सकता है. A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. यानी कि कुछ हद तक भौतिक संगति एवं सहूलत ठीक है, लेकिन यदि उससे आगे बढ़ा जाए तो यह आराम की बजाय परेशानी का कारण बन जाती है. Therefore is the ideal certainty unlimited
number of wants and satisfying them seems to be delusions and snares। यानी कि इसलिए बहुत सारी इच्छाएं रखनी एवं उसको पूरा करनी रहनी होती है कि विचार एक वहम मालूम पड़ता है। द satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point. Did stop before the degrades into physical and intellectual voluntaries. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service humanity, on which all his energies should be concentrated। यानी कि कह रहा है कि शारीरिक आवश्यकता हो या किसी की बौद्धिक आवश्यकता हो, उसे एक खास बिंदु पर रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि यह शारीरिक एवं बौद्धिक विलासिता के रूप में भ्रष्ट हो जाए, ताकि अपने शारीरिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसे मानवता का सेवा करने में रुकावट न आए, जहां वो अपनी सारी ऊर्जा लगा सके। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ, यह लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।